तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और H2 में। देखिए, इसी तरह की वीडियो के लिए H2 को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए, इस वाली सीरीज़ में जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे लाइन बाय लाइन, जिसमें हम आर्टिकल्स 63 से लेके और 73 तक जो है अभी कर लेंगे, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपसे करनी है। देखिए, चैनल तो बहुत स्लो ग्रो हो रहा है, हमने देखा है, लेकिन हाँ ठीक है। देखिए, मैं एक चीज़ का तो देखिए गारंटी ले सकता हूँ, हो सकता है पढ़ाने में आगे पीछे हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि चैनल की ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन मैं एक बात की गारंटी ले रहा हूँ कि देखिए कोर्स जो है पूरा का पूरा जो है वो कोर्स तो कंप्लीट कराया जाएगा चैनल पे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, चैनल को थोड़ा तेज़ ग्रो कराने के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 50 सब्सक्राइबर्स जब भी हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद से जो है एक नई चीज़ आपको देखिए चैनल पे देखने को मिलेगी। एक नया फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पढ़ाई का। अभी इस तरह से करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में कभी करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, तो आर्टिकल 63 क्या कह रहा है। आर्टिकल 63 कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस आर्टिकल में बस इतना ही है कि एक वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो होना ही चाहिए, ठीक है। अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 64। और आर्टिकल 64 क्या कह रहा है। आर्टिकल 64 कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को जो है कह रहा है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट के। और इस बारे में बता रहा है। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन में कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कह रहा है कि देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है एक्स ऑफिशियो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यसभा की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा का चेयरमैन हमेशा ही जो है वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। अभी कौन है ये बता दीजिए, चलिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। फिर देखिए, कह रहा है एंड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और किसी और तरह का जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है नहीं होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 65, he shall not perform the duties of the office of chairman of the council of state and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the chairman of the council of state under article 97। तो कह रहा है जिस समय पे प्रेसिडेंट जो है वो जिस समय पे वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे और उनकी फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, उस समय के लिए। देखिए, आर्टिकल 65 में ये प्रावधान दिया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन केसों में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जो है प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो उन केसों, उस केस में क्या है कि वो किसी भी तरह की जो है ड्यूटी, ठीक है, या फिर लाइबिलिटी या फिर किसी भी तरह का एमोलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन की तरह। ऐसा नहीं होगा कि वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे और चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट का भी काम करेंगे और उसकी सैलरी भी उनको मिलेगी। तो ऐसा नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है, ठीक है। जो आर्टिकल 97 में जो है ये दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ जो है चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 97 इन बेसिक भाषा में कह लें तो नहीं फॉलो होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल कौन सा है। तो अगला आर्टिकल है 65। इसमें क्या है, इसमें द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग द causal vacancies in office और ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कह रहा है देखिए, वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे जब कॉजल वैकेंसी होगी ऑफिस में तब, या फिर जब प्रेसिडेंट अब्सेंस होगा तब। तो उसका जो है दिया है कि कब कब जो है वो काम करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्लॉज कह रहा है इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बाय द रीजन ऑफ his death, resignation or removal or otherwise, the vice president shall act as the president until the date on which a new president elected in accordance with the provision of this chapter to fill such vacancy enters upon this office, तो upon his office। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए जब भी कोई वैकेंसी जो है प्रेसिडेंट ऑफिस में क्रिएट होगी, चाहे उसका रीजन डेथ हो, रेजिग्नेशन हो या फिर रिमूवल हो, या फिर अगर जो कोई और रीजन भी होता है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के तरह तब तक काम करेंगे, उस डेट तक काम करेंगे, ठीक है, जब तक कि न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वो आके ऑफिस को जो है रिज्यूम नहीं कर लेते हैं, ठीक है।
और ये सारे प्रोविज़न क्या है इसी चैप्टर में दिए होंगे कि ये वैकेंसी कैसे फुल की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड क्लॉज कह रहा है when the president is unable to discharge his function owing to absence, illness or any other case, the vice president shall discharge his function until the date on which the president resumes his duty। तो कह रहा है कि जब प्रेसिडेंट जो है अपने ड्यूटीज़ को या फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए जो है अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, या फिर एब्सेंट होंगे या फिर इलनेस या फिर कोई और काज अगर जो होता है उसके लिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो डिस्चार्ज करेंगे इस फंक्शंस को, ठीक है। और कब तक डिस्चार्ज करेंगे? अनटिल द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस, जब तक जो है प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं कर लेते हैं तब तक, ठीक है। थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्लॉज कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट शैल ड्यूरिंग and in respect of the period while he is so acting as or discharging function of president have all the power and immunities of the president and be entitled to such emoluments, allowance and privileges as may be determined by the parliament by law and until the provision in that behalf is so made, such emolument and allowances privileges are specified in the second schedule। तो देखिए कह रहा है जिस समय पे प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तरह वर्क करेंगे, ठीक है, या फिर जिस पीरियड के लिए वर्क करेंगे या फिर जब तक जो है उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट का जितना भी पावर है, इम्यूनिटीज़ है, ठीक है, वो सबको जो है वो एक्सरसाइज कर सकते रहेंगे। और जो भी एमोलमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेज जो है जो पार्लियामेंट ने लॉ बना कर डिटरमाइन किया होगा प्रेसिडेंट के लिए, उसके लिए भी जो है वाइस प्रेसिडेंट एंटाइटल्ड होंगे उस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और ये कब तक होगा? तब तक जब तक कोई और प्रोविज़न जो है इस बिहाफ में बना नहीं दिया जाता है एमोलमेंट्स या अलाउंस के लिए, ठीक है, तब तक जो है रहेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो एमोलमेंट्स और अलाउंसेस और प्रिविलेजेस हैं ये सेकेंड शेड्यूल में दी हुई हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 66। तो उसमें क्या कह रहा है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के देखिए इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्लॉज कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट in accordance with the system of proportional representation by the single transferable vote and voting at such elections shall be by a secret ballot। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, ठीक है, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा जिसमें कौन कौन कंसिस्ट होगा? तो मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर जो होंगे, ठीक है। और ये किस तरह से होगा? तो ये अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से देखिए होगा, ठीक है। और वोटिंग जो होगी इलेक्शन की वो है सीक्रेट बैलेट के द्वारा की जाएगी, ठीक है। फिर सेकेंड क्लॉज देखते, एक मिनट देखिए, फर्स्ट क्लॉज को अगर जो पढ़ के आप एक जो डिफरेंस अगर जो आप कर पाए हो तो आप एक ध्यान रखेंगे कि इस वाले केस में जो है जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो आप देखिए इसमें जो है जो मेंबर जैसे विधानसभा या फिर उसके थे विधानसभा के मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थे, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एमएलएज जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट में वो कर सकते थे, ठीक है। तो एक डिफरेंस देखिए प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट के बीच में आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज देखते हैं। तो सेकेंड क्लॉज कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट or of the house of legislature of any state, and if a member of either house of the parliament or the house of legislature of any state be elected as the vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as the vice president। तो क्या है देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी जो है लेजिस्लेचर का जो हाउस है, किसी स्टेट के लेजिस्लेचर का जो हाउस है उसका भी जो है मेंबर नहीं हो सकता है। और अगर इन केस अगर जो वो मेंबर है तो जिस दिन भी वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उसी दिन से जो है उनको अपनी सीट को वैकेट करना होगा, ठीक है। थर्ड क्लॉज कह रहा है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही। तो कह रहा है तब तक जो है कोई पर्सन एलिजिबल नहीं होगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। कब तक? तो देखिए क्या दिया है। तो फर्स्ट सब क्लॉज ए कह रहा है
इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सब क्लॉज बी कह रहा है हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, और कह रहा है कि अपने एज को जो है 35 ईयर्स तक कंप्लीट कर लेना होना चाहिए उसे। फिर सब क्लॉज सी कह रहा है इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो कह रहा है कि और जो है पर्सन जो है वो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ क्लॉज कह रहा है अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द वाइस प्रेसिडेंट if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state or under any local or other local subject to the control of any of the said governments। तो कह रहा है देखिए जो पर्सन है वो तब तक इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वो किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होल्ड करता है, या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के अंडर में होल्ड करता है, या कोई भी ऐसी लोकल अथॉरिटी के अंदर में जो है होल्ड करता है ऑफिस जो कि कंट्रोल की जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अभी के इस वाले देखिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट आर्टिकल 67, इसमें क्या है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, ठीक है। तो कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस को 5 ईयर्स के लिए होल्ड करेंगे तब तक, ठीक है, जब से उन्होंने इंटर किया है, और फिर उस डेट से लेके नेक्स्ट डेट तक जब तक 5 ईयर कंप्लीट नहीं जाता है, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट कह रहा है इसमें देखिए क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, तो क्लॉज ए कह रहा है इसमें अ वाइस प्रेसिडेंट में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, या तो वाइस प्रेसिडेंट जो है राइटिंग में जो है अपना रेजिग्नेशन लिख के जो है प्रेसिडेंट को देना है, ठीक है। फिर बी कह रहा है a vice president may be removed from his office by a resolution of the council of state passed by a majority of all the then present of the council of state and agreed by the house of people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the intention to move the resolution। तो देखिए कह रहा है कि तब तक जो है आप वाइस प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता है, ये पहले 14 दिन की एक नोटिस देनी होती है, ठीक है। और नोटिस देने के बाद जो है कि हम ऐसा रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं कि हमको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, और नोटिस देने के बाद एक रेजोल्यूशन मूव किया जाता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ये रेजोल्यूशन मूव किया जाता है, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इसलिए इसको मूव किया जाता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट के जो है वो होता है, हेड होता है, वो चेयरमैन होता है। तो देखिए इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट में ही जो मूव किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट का जब इम्पीचमेंट था तो उसमें या तो हाउस ऑफ स्टेट्स में भी हो सकता था, ठीक है, या हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हो सकता था, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकता था। लेकिन इसमें जो है जो ये रेजोल्यूशन है ये राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। और उस समय पे जो भी लोग प्रेजेंट रहेंगे उनकी मेजॉरिटी अगर जो एग्री करती है, ठीक है, और उस रेजोल्यूशन को पास करती है, ठीक है, फिर वो रेजोल्यूशन जाके हाउस ऑफ पीपल के बीच में जाएगा, ठीक है। और हाउस ऑफ पीपल अगर जो उस पर एग्री करते हैं, ठीक है, तब जाके ये कि उनका जो है रिमूवल होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। आगे देखिए क्लॉज सी कह रहा है अ वाइस प्रेसिडेंट सेल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपिरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन हिज ऑफिस। तो कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट जो है तब तक जो है उसको होल्ड करेंगे अपने ऑफिस को जब तक कि उनका ऑफिस जो है एक्सपायर नहीं हो। देखिए अगर जो उनका ऑफिस एक्सपायर भी हो जाता है इन केस, ठीक है, तो इसके बावजूद भी जो है प्रेसिडेंट अपना ऑफिस रेज्यूम कर सकता है और कंटिन्यू करेंगे अपने ऑफिस को होल्ड करना जब तक कि जो सक्सेसर जो है वो उनके ऑफिस में एंटर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है 68। इसमें क्या कह रहा है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कॉजल वैकेंसी। तो कह रहा है इसमें देखिए टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन कह रहा है कि क्या टाइम होना चाहिए, ठीक है, और कब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो है चुनाव कर देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से उस जो भी कॉजल वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके लिए देखिए। तो फर्स्ट क्लॉज में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्लॉज कह रहा है एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। तो कह रहा है कि अगर इस केस में अगर ये केस ऐसा है कि एक्सपायरेशन ऑफ टर्म होने वाला है, ठीक है, मतलब टर्म का एक्सपायरेशन होने वाला है,
ठीक है। तो इलेक्शन तो वैकेंसी जो है वो फिल कर देनी है किस तरह से कि उनके वाइस प्रेसिडेंट का टर्म जैसे अभी एक्सपायर नहीं हुआ रहा है उसके पहले ही इलेक्शन करा के जो है वैकेंसी को फिल कर देना है, ठीक है। सेकेंड क्लॉज कह रहा है एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज soon as possible after the occurrence of vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provision of Article 67, be entitled to hold the office for full term of 5 years from the date on which he enters upon his office। तो देखिए कह रहा है कि अगर केस ऐसा है कि वाइस प्रेसिडेंट का डेथ हो गया है, रेजिग्नेशन है या फिर रिमूवल है या कोई अदर रीजन है, ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है उसका जो है री इलेक्शन किया जाएगा और उसकी वैकेंसी को भरा जाएगा, ठीक है। और जब जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं इसके लिए आर्टिकल 67 में, देखिए अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, उस आर्टिकल को जो है उस प्रोविजंस को फॉलो करके जल्द से जल्द वैकेंसी को भरा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए जो भी नया पर्सन आएगा, ठीक है, और अगर पर्सन आएगा चेयरमैन के रूप में, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आप कह लीजिए, तो जो भी पर्सन आएगा वो उस डेट से लेके 5 साल तक, मतलब अगले 5 साल जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो है काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर जो कोई 2.5 साल पे किसी की डेथ हो गई किसी वाइस प्रेसिडेंट की और फिर जाके कोई आ रहा है वाइस प्रेसिडेंट के लिए आ रहा है, तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो क्या करेगा कि वो 2.5 साल ही अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेगा। ऐसा नहीं है, वो जब भी इलेक्ट होकर आएगा, चूँकि सारे प्रोसीजर सेम थे, ठीक है, तो इसलिए वो ये 5 साल के लिए जो है इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 69, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का देखिए ओथ एंड अफर्मेशन दिया है, कह रहा है एवरी वाइस प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम एन ओथ और अफर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो कह रहा है कि देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा और अपने ऑफिस में इंटर करेगा, ठीक है, उसको जो है अपने ओथ को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, एक शपथ ग्रहण करना है, ठीक है, किसके सामने, तो प्रेसिडेंट के सामने करना है या फिर कोई ऐसे पर्सन के सामने जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किए रहेंगे, ठीक है। अब ये देखिए किस फॉर्म में है, तो ये नीचे दिया हुआ है। तो कह रहा है IAB डू स्वेयर इन नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बी अ ट्रू फेथ एंड सोलेमनली अफर्म द एलिजेंस to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। तो देखिए ये जो है, ये वाला जो है, ये पूरा जो है ओथ है जिसको जो है सब्सक्राइब करना होता है, शपथ लेनी होती है, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब अगर जो आप जानना चाहते हैं तो देखिए आसान शब्दों में कह रहा है कि मैं फला डिमका, ठीक है, मैं जो है शपथ लेता हूँ, भगवान की शपथ लेता हूँ कि मैं जो है अपनी सच्ची निष्ठा से, ठीक है, और अपनी बुद्धिमत्ता से जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है फॉलो करूँगा, ठीक है, जो भी लॉ इस्टेब्लिश किया गया रहेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड आई विल फेथफुली डिस्चार्ज, और कह रहा है मैं फेथफुली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करूँगा, ठीक है, जो भी मेरे ऊपर कन्फर की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है 70। इसमें क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज की बात कर रहा है अदर कंटिजेंसी में। तो कह रहा है Parliament may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the function of president in any contingency not provided for in this chapter। तो कह रहा है कि अगर जो कोई एक ऐसी कंटिजेंसी है जो इस चैप्टर में नहीं दी हुई है, जिसका प्रावधान नहीं दिया गया, और वो कंटिजेंसी अगर जो ऑकर होती है, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है एक लॉ बना सकती है या फिर प्रोविज़न बना सकती है, ठीक है, कि जिससे डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसको वो फिक्स कर सके कि उसको किस तरह से जो है करना है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है 71। उसमें क्या, मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए कुछ मैटर जो है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है और कनेक्टेड है, तो वो कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट क्लॉज कह रहा है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ और in connection with the election of the president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final। कह रहा है कोई भी डाउट और डिस्प्यूट अगर जो राइज होता है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन फेयर हुआ है नहीं हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फेयर हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब इस संदर्भ में, तो ठीक है, तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ही जो है
ये इसकी एपलेट अथॉरिटी है कि वो इसको इंक्वायर करेगी, ठीक है, और डिसाइड करेगी कि जो भी हुआ है, ठीक है, वो सही है, इलेक्शन का प्रोसेस सही रहा नहीं रहा, अगर जो अनफेयर रहा तो वो भी बताएगी, ठीक है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा इस केस में वो फाइनल रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्लॉज कह रहा है इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट or as a president or vice president is declared void by the Supreme Court, act done by him in the exercise and performance of the power and duties of the office of president or vice president as the case may be on or before the date of decision of the Supreme Court shall not be invalidated by the reason of that declaration। कह रहा है अगर ऐसा होता है, ठीक है, कि कोई भी इलेक्शन है अगर जो प्रेसिडेंट का ही है या वाइस प्रेसिडेंट का है और सुप्रीम कोर्ट उसको अगर जो वाइड डिक्लेयर करती है, मतलब ये डिक्लेयर करती है कि इलेक्शन अनफेयर था और ये इलेक्शन को खारिज किया जा रहा है, ठीक है, और री इलेक्शन कराना है, ठीक है, तो जो भी वो अपने पावर के अंतर्गत जो है, अपने ड्यूटीज़ के अंतर्गत जो है, जो भी डिसीजन लिए होंगे वाइस प्रेसिडेंट ने और प्रेसिडेंट ने उस दिन तक, जिस दिन तक ये फैसला आएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि वो डिसीजन जो है उसको भी जो है वाइड कर दिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी या इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जो ऐसा है कि आज के डेट में भी अगर जो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि 12 बजे ये फैसला कर रही है, 1 बजे ये फैसला कर रही है कि आज अभी से जो है इलेक्शन को इनवैलिड घोषित किया जा रहा है, ठीक है, तो अगर जो प्रेसिडेंट ने 10 बजे भी कोई अगर जो ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किया है तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑर्डिनेंस जो है नल एंड वाइड हो जाएगा। जी नहीं, जब तक वो प्रेसिडेंट था वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया है, ठीक है, और उस ड्यूटी के पावर में अगर जो उसने वो कोई भी काम किया है, ठीक है, तो वो इनवैलिडेट नहीं होगा। कहने का बेसिक मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर जो रिलेक्शन इनवैलिडेट हो गया तो जो भी काम उस टर्म में उन्होंने किया है, जिस टर्म में जांच चली है, ठीक है, तो उसको इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो सारे फंक्शंस जो हैं, वो सारे पावर्स जो हैं, जो ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट किए रहेंगे, जो बाई लॉज जो बनाए रहेंगे, वो सारे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है। देखिए थर्ड क्लॉज है, कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो कह रहा है देखिए कोई भी जो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कह रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को सब्जेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है कोई भी लॉ बना सकता है, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए, किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, तो मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद, जो भी मैटर रिलेटेड है या कनेक्टेड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, इसके लिए एकदम पार्लियामेंट फ्री है कि वो जो है लॉ बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज देखिए, फोर्थ क्लॉज है, कह रहा है The election of a person as a president or vice president shall not be called in the question on the ground of existence of any vacancy or whatever reason among the member of electoral college electing him। तो कह रहा है देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो भी पर्सन अगर जो इलेक्ट हुआ है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, और या फिर प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, तो वो इसको इस ग्राउंड पे क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, कि जो वैकेंसी एग्जिस्टेंस थी वो किस तरह से थी, ठीक है, और ऐसा कोई भी फालतू का रीजन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, एमोंग द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, और कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं, ठीक है, जो इलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो अपने बीच में जो है इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं और इसको क्वेश्चन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है देखिए सुप्रीम कोर्ट के पावर में और वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 72। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स etc एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। तो देखिए इसमें प्रेसिडेंट की पावर को बताया गया है, पार्डन्स जो डिफरेंट तरह के पार्डन है उनको ग्रांट करने की जो पावर है, ठीक है, या फिर सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट जो है सेंटेंस करने की जो पावर है उसके बारे में देखिए बताया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्लॉज में कह रहा है द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रेप्राइव्स, रेस्पाइट्स और एमिशन ऑफ द पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो कह रहा है देखिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्डन को ग्रांट कर सके, रेप्राइव्स को ग्रांट कर सके, रेस्पाइट्स और एमिशंस को भी ग्रांट कर सके किसी भी पनिशमेंट के केस में, ठीक है, कोई पनिशमेंट है तो उसको, या फिर उसको सस्पेंड भी कर सकता है, रेमिट कर सकता है या कम्यूट कर सकता है, ठीक है। देखिए ये जो बड़े बड़े टर्म्स हैं, अगर जो देखिए नहीं होगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो जो है बना के डाल दूंगा, ठीक है, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पे, और उसमें जो है ये सारे डिस्कस कर लेंगे हम कि पार्डन्स क्या है,
ठीक है। रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन क्या होता है, ठीक है। और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट का क्या मतलब है। देखिए सस्पेंड का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जो है ख़त्म कर देना, ठीक है। बेसिकली कोई भी अगर जो है सेंटेंस है तो उसको ख़त्म ही कर देना, उसको सस्पेंड कर देना। रेमिट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि उसके जो है नेचर को कम कर देना, ठीक है। और कम्यूट का मतलब ये होता है कि उसके जो है ड्यूरेशन को कम कर देना, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझिए। फिर सब क्लॉज ए में देखिए क्या कह रहा है। सब क्लॉज ए में कह रहा है इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। तो कह रहा है ऐसे सारे केसों में जिसमें पनिशमेंट या सेंटेंस जो है वो कोर्ट मार्शल के थ्रू हो, तो उसको भी जो है सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकता है और पार्डन दे सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों कर सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ आर्मी कमांडर का भी काम करता है, ठीक है, इसलिए कर सकता है। फिर सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। तो कह रहा है कि ऐसे किसी भी केसेस में या सारे केसेस में जिसमें पनिशमेंट या सेंटेंस जो है, ठीक है, वो किसी भी ऑफेंस के अगर जो है किसी भी ऑफेंस के अगर जो अगेंस्ट है, ठीक है, और ऐसे मैटर को रिलेट करता है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन में है या फिर उसके द्वारा है या फिर उससे ज़्यादा भी है, मतलब किसी भी तरह की अगर जो कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के देखिए वो एम्बिट में आती है। वो जो है उसको पार्डन कर सकता है, रेमिट कर सकता है, ठीक है, कम्यूट कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है। सब क्लॉज सी कह रहा है इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। और ऐसे सारे केसों में भी कर सकता है जिसमें सेंटेंस जो है सेंटेंस ऑफ डेथ। तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर वो अगर जो क्या बोलते हैं किसी का मर्डर किया है, फांसी किया है तो उसको माफ़ कर सकता है कि नहीं। देखिए फांसी की मर्डर किया है तो भी माफ़ कर सकता है, ठीक है। टेररिस्ट है उसको फांसी हुई है तो भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। वर्स्ट से वर्स्ट जो केसेस आप सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर जो उस केस में अगर जो फांसी दी हुई है, ठीक है, तो उसको जो है प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी तरह के सेंटेंस को माफ़ कर सकता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है। सेकेंड क्लॉज कह रहा है नथिंग इन द सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द पावर कन्फर्ड बाय लॉ ऑन एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ सेंटेंस पास बाय द कोर्ट मार्शल। तो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है सब क्लॉज ए में, ठीक है, क्लॉज 1 के जो सब क्लॉज ए में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, जो है किसी भी ऑफिसर के या लॉ के जो है पावर को जो है कह रहा है सेल अफेक्ट द पावर कन्फर्ड बाय लॉ ऑफ ऑन एनी ऑफिसर। किसी भी ऑफिसर का अगर जो कोई भी पावर है, ठीक है, कोई लॉ अगर जो किसी ऑफिसर को पावर दे रही है आर्म फोर्सेस पे कि ठीक है कि वो यूनियन के पावर को जो सस्पेंड करने के लिए, रेमिट करने के लिए, कम्यूट करने के लिए, ठीक है, किसी भी कोर्ट मार्शल द्वारा अगर जो किया गया है तो ये उसको इफेक्ट नहीं कर सकती है। वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट का भी एक अपना पावर है, ठीक है, उसको जो है सेंटेंस को सस्पेंड करने का, रेमिट करने का और कम्यूट करने का, तो प्रेसिडेंट भी अपना एक्सरसाइज कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उस ऑफिसर के पावर पे कोई जो है इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्लॉज कह रहा है नथिंग इन द सब क्लॉज सी of the clause 1 shall affect the power to suspend, remit, commute sentence of the death exercisable by the governor of the state under any law for the time being in force। तो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है सब क्लॉज सी के क्लॉज 1 में, ठीक है, जो है जो पावर ऑफ सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट जो दी गई है, ठीक है, गवर्नर को, ठीक है, जो भी डेथ के केस में जो ये सारे जो पावर हैं जो गवर्नर को दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको जो है हटाया नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर का वो जो पावर है उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। बस ये है कि आप ये समझिए इसमें बेसिक जो है ये दोनों क्लॉज में ये कह रहा है कि देखिए प्रेसिडेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करता है सस्पेंड करने की, रेमिट करने की, कम्यूट करने की, ठीक है, और उस पावर से कोई भी अगर अदर अथॉरिटी भी है जो इस पावर को एक्सरसाइज करती है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये ऐसा समझिए कि ये प्रेसिडेंट का प्रिविलेज है कि वो ये सारा काम कर सकता है तो वो करेगा। बाकी किसी अथॉरिटी है, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का अगर जो ऑफिसर ऐसा पावर एक्सरसाइज करता है तो न उसके पावर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला और ना ही अगर जो गवर्नर जो स्टेट है वो उसके पास भी ये पावर्स होती हैं, ठीक है। बाकी तो हम देखेंगे कि किस हद तक लिमिटेड है ये पावर और कितना जो है गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है, वो तो गवर्नर वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझते हैं कि ये गवर्नर के पावर को ऐसा नहीं है कि खत्म कर दे रहा है कि नहीं प्रेसिडेंट को पावर मिल गई तो गवर्नर जीरो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नर अपना काम करेगा और वो पावर अब भी गवर्नर के ऊपर कन्फर्ड है, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 73। इसमें क्या कह रहा है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की जो है एक्सटेंट को देखना है। ठीक है, कह रहा है क्लॉज 1 कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड। तो कह रहा है देखिए इस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो कह रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजन को देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो किस एक्सटेंट तक है। तो आइए देखते हैं। सब क्लॉज ए कह रहा है टू द मैटर विथ रिस्पेक्ट विच पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। तो उस मैटर तक जहाँ तक भी पार्लियामेंट की पावर है लॉ बनाने की। ठीक है, सेकेंड सब क्लॉज कह रहा है सब क्लॉज बी कह रहा है टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो कह रहा है ऐसा कोई भी पावर या राइट, देखिए सच राइट्स और अथॉरिटी या कोई राइट है, अथॉरिटी है या जुरिडिक्शन है जो एक्सरसाइजेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, किस वर्च्यू से, कि कोई भी ट्रीटी है या फिर अगर जो एग्रीमेंट के वर्च्यू से अगर जो पावर है कोई भी या राइट है या फिर अथॉरिटी है या जुरिडिक्शन है जो एक्सरसाइजेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर referred to in subclause A shall not have the expressively provided in this constitution or in any law made by the parliament extended in any state to the matter with respect to which the legislature of state has also power to make laws। तो कह रहा है कि ये देखिए ये चीज़ प्रोवाइड की गई है कि अगर जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है जो भी सब क्लॉज ए में रिफ़र की गई है शैल नॉट, मतलब कह रहा है शैल नॉट सेव एनी एक्सप्रेसिवली सेव एज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में और किसी भी या फिर किसी भी लॉ में दिया है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, एक्सटेंड इन एनी स्टेट या किसी स्टेट में देखिए एक्सटेंड हुआ है टू मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज़ ऑल्सो पावर, उस मैटर में कि जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का भी जो है उसकी भी पावर है उस मैटर में। ठीक है, लॉ बनाने के लिए। ठीक है, उसके लिए देखिए लिमिट किया है इसमें। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर को जो है लिमिट किया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर सेकेंड क्लॉज में क्या कह रहा है, अनटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। कह रहा है अनटिल अदरवाइज जब तक पार्लियामेंट के द्वारा मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टेट और एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट है, कोई ऑफिसर है या फिर कोई अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट है। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल। कह रहा है बावजूद इस आर्टिकल के जो भी चीज़ें इस आर्टिकल में दी है, कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इन द मैटर विथ रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। कह रहा है कंटिन्यू करेगा अपने पावर को एक्सरसाइज करने की उस मैटर में। ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट की जो पावर है लॉ बनाने की, किसके ऊपर, तो स्टेट के ऊपर, फॉर दैट स्टेट, उस स्टेट के ऊपर, सच एग्जीक्यूटिव पावर और द फंक्शन एज द स्टेट। कह रहा है कि ऐसा पावर या फंक्शन जो स्टेट के ऊपर है। ठीक है, और ऑफिसर और एनी अथॉरिटी देयर ऑफ, या फिर कोई ऑफिसर है या अथॉरिटी है जो भी, ठीक है, कुड एक्सरसाइज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अपने एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है उसके इमीडिएटली बिफोर जो है एक्सरसाइज किया हुआ है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट है। बेसिकली देखिए इस वाले आर्टिकल में जो है प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर वाला पोर्शन जो है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो अगर जो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। देखिए जितना ही चैनल ग्रो हो पाएगा, ठीक है, तो देखिए मेरे पास भी जो है सोर्स लिमिटेड है। ठीक है, और रिसोर्स लिमिटेड है, मैं कोई एक्सपर्ट टीचर तो हूँ नहीं कि ऐसे कि मेरे पास बड़ी स्क्रीन है ये वो मैं खोल के कैमरा बैठ जाऊँगा, ऐसा है नहीं। देखिए अभी मेरे पास ये रिसोर्स है और मैं आपको ऐसे ही नॉलेज दे सकता हूँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए फॉलो कीजिए। ठीक है, और लाइक्स दीजिए। ठीक है, और जैसे ही देखिए मेरे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद से देखिए रिसोर्स हो जाएगा, मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्था कर दूंगा। उसके बाद से जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा रिसोर्सेज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और धीरे धीरे जो है एक बहुत अच्छा हम चैनल साथ मिलकर ग्रो करेंगे। ठीक है, देखिए मेन एम जो है इस चैनल के बनने का यही है कि देखिए हमने ये सोचा है कि हम और आप मिलके एक ऐसा चैनल बनाएंगे। ठीक है,
अभी के लिए तो यही सोचा है, देखिए क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने ये सोचा है कि हम और आप मिलकर एक ऐसा चैनल बनाएंगे, ठीक है, जो जिस तरह का चैनल जो है अभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। एक चैनल में देखिए चैनल तो बहुत सारे हैं जहाँ फ्री एजुकेशन आपको अवेलेबल मिल जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, अवेलेबल है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि एजुकेशन का जो एक्सटेंट है वो काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। देखिए कहीं पे कोई जो फ्री एजुकेशन मिल भी रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा इस एक्सटेंट तक नहीं कराया जा रहा है कि आप जो है उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। नॉलेज जो है बेसिक है, आप कहने का मतलब ये है कि 10 टॉपिक 20 टॉपिक फ्री के दिए हुए हैं, उसके बाद चैनल्स पे ऐसा पड़ा है कि उनके कोर्स पढ़े हैं, आप कोर्स करिए, ये कीजिए वो कीजिए, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर जो आप किसी तरह का चैनल फॉलो भी करते हैं तो आप देखिए उनके फ्री कंटेंट को देखिए किसी का भी कोई भी कोचिंग का देखिए आप जो है मत लीजिए, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए या आप देखिए चैनल को फॉलो कीजिए, धीरे धीरे हम ग्रो होंगे साथ में ही, और साथ में ही इस पे आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन इतनी दे दूंगा कि जो एक्सपर्ट कोचिंग बड़ी अच्छी जो कोचिंग्स हैं, ठीक है, ये यहाँ नहीं, यूट्यूब की बात छोड़ दीजिए, जो दिल्ली में अच्छी कोचिंग्स हैं उनके मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे उनके लेवल का मटेरियल आपको जो चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं बस एक बात आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए अगर जो आप किसी चैनल को फॉलो भी करते हैं तो आप उनके फ्री कंटेंट को पढ़िए, ठीक है। किसी के बहकावे में आके देखिए, पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना हमने अभी तक तैयारी की है मैं बस यही जानता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फ्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बस एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी, मैंने शुरू में भी एक वीडियो में बोला था, अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो पढ़ो और आगे बढ़ो, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको बुक करना होगा, ठीक है। और बुक करने के लिए देखिए इसीलिए जो है इस पर आप जो भी सीरीज़ चलती है आप देखिएगा कि सामने आपके बुक खुली होती है, ठीक है, और बुक से चलती है। उसके पीछे का रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट्स बना के मैं नहीं करा सकता हूँ, पॉइंट्स बना सकता हूँ। देखिए पॉइंट्स बना के एनिमेटेड वीडियो देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो देखिए मोबाइल से भी बन जाता है, ठीक है, और वो दिया जा सकता है, ठीक है। एक आध वीडियो जो मुझे लगेगा कि जो टॉपिक्स नहीं कवर हो पा रहे हैं, ठीक है, उनकी मैं वैसे बना के दे भी दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये बस आप देखिए कि आपने अगर जो पढ़ना है, ठीक है, तो बुक से पढ़ना है, ठीक है। आप जाके जितने भी टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू देख लीजिए और आपको इंटरव्यू में ये बात पता चल जाएगी कि उन्होंने सीधे सीधे बात किया कि फला बुक की मैंने इतनी रीडिंग की है, ठीक है, फला चीज़ की इतनी रीडिंग की है, ठीक है। नोट्स के जहाँ तक बात है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कोई भी बुक 2 बार पढ़िए, ठीक है, आप ऑटोमेटिक ही नोट्स बना लोगे। थर्ड रीडिंग में नोट्स खुद बनते हैं, ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं पढ़ा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। अब फर्स्ट रीडिंग तो थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि सारी चीज़ें जो है दिमाग एक ही बार गैदर नहीं कर पाता। सेकेंड रीडिंग आपको कंपेरेटिवली थोड़ी ईजी लगेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब हलवा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी ईजी लगेगी आपको, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन थर्ड रीडिंग में क्या होगा, थर्ड रीडिंग में जो है आपको हाइलाइट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये जो है इस पूरे, जैसे एक पैरा दिखेगा तो आपको लगेगा इस पैरा का जो है ये हाईलाइट था, कि इस वाले पैरा में, जैसे आप फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज़ें हाईलाइट थी, ठीक है। तो ये एक नोट्स सा तैयार होने लगता है दिमाग में। और फोर्थ रीडिंग में जब आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, आप ऑटो नोट्स बनाएंगे, किसी के भी नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, मेरा तो आप मानो तो इतना ही, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि इतना ही आपने कर लेना है बुक को, ठीक है। एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट एक बुक की 7 टाइम्स जो है रिवीजन करनी है, हमने तो करनी है, सीधी बात है। उसकी जो है व्यवस्था की जाएगी यूट्यूब पे, आप टेंशन मत लीजिए इस। देखिए ये सब कहने का पीछे का मतलब यही था। देखिए मैं भी थोड़ा सा डिमोरलाइज हूँ तो ये सब बातें कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि चैनल थोड़ा ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो चैनल को हेल्प कीजिए ग्रो होने में, ठीक है। बाकी जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए थोड़ा, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, मैं मानता हूँ कि आपको ऐसा लगता होगा वीडियो देखते समय कि थोड़ा ऑड है, बहुत ही एक्सपर्ट टाइप से मैं पढ़ाता नहीं हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है, देखिए प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं मैं, और जो मैं नहीं हूँ सो नहीं हूँ, सीधी बात है। लेकिन हाँ मैंने शुरू में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, हम आप मिल के साथ में सीखेंगे, ठीक है, और साथ में ही ग्रो करेंगे। और जीवन में देखिए अपना तो बस एक ही एम है, साथ ही पढ़ेंगे और साथ ही करेंगे और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए ज़्यादा हो गया है, ठीक है, अब ओवरडोज हो जाएगा भाषण का। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में ज़रूर हेल्प कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, बाय।